गुड आफ्टरनून, वणक्कम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज सिद्धार्थ विश्वनाथन, एडिटर इन चीफ ऑफ sportslumo.com और ये एक स्पेशल टेलीकास्ट है टोक्यो 2020 ओलंपिक्स का। आज काफी एक्शन पैक्ड दिन था, बहुत ही एक्शन पैक्ड दिन था। शूटर्स ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। मीराबाई चानू इतिहास रचा दिया। 21 साल बाद ओलंपिक्स में पहली बार सिल्वर मेडल। सौरभ चौधरी ने टॉप किया था 10 मीटर एयर पिस्टल, लेकिन जब वक्त आया टू गेट पुश टू शव, देन इट डिड नॉट हैपन। अनफॉर्चुनेटली सौरभ चौधरी हार गए, 7th आ गए। दैट वाज द एंड। बट एट द सेम टाइम मैं इंडिया के लिए उतना भी एक मिक्स्ड डे नहीं था, मैं थोड़ा कहूंगा डिसअपॉइंटिंग एंड के स्पेक्ट्रम में था। बिकॉज एक तो देख लीजिए कि शूटिंग में आज 4 मेडल्स आ सकते थे, पोटेंशियली 4 मेडल्स, 0 आए। मीराबाई चानू ने लकीली मेडल लिया, बट एट द सेम टाइम शी सिक्योर्ड सिल्वर, सिर्फ 6 पॉइंट दूर, सिर्फ 6 पॉइंट। बट उन्होंने रिकॉर्ड किया 115 किलो लास्ट अटेम्प्ट में ये करके। इंडिया के मेंस हॉकी टीम ने बढ़िया सक्सेस किया, लेकिन इंडिया के मिक्स टीम आर्चरी, जहां से मेडल की उम्मीद थी, दैट्स आल्सो गॉन, वो भी खत्म हो गया। साउथ कोरिया से आ रहे टॉप सीड 6-2। तो फोक्स, आज मैं आप लोगों को एक किस्सा बताऊंगा ओलंपिक्स और जियोपॉलिटिक्स को लेकर। ये काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि पिछले कई दशकों से, कई सालों से जब भी ओलंपिक का इवेंट होता है, कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, यानी कि युद्ध या कोई रेस रायट या कोई महामारी चलती रहती है। आपको याद होगा कि चीयर इंडिया, अमित वासनी, यस अमित, इट इज चीयर इंडिया। आज थोड़ा अंडरवेलमिंग डे था, लेकिन होपफुली डेज 2, 3 एंड 4 बिकम इवन बेटर। कल भी शूटिंग के लिए मेडल प्रोस्पेक्ट्स है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एट दैट टाइम। आज मैं जो किस्सा बताने वाला हूं, इट इज अबाउट कि हर ओलंपिक्स में, लगभग सभी ओलंपिक्स में कहीं ना कहीं एक युद्ध का एक सिचुएशन, या तो एक महामारी का सिचुएशन, या फिर कोई ना एक ऐसे मेजर पॉलिटिकल इवेंट हुआ है जिसने ओलंपिक्स को बहुत बड़े स्पॉटलाइट पे डाल दिया है। मैं सीधा बात करता हूं 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक्स के स्टार्टिंग। ये एक टॉपिक है, आपको जो भी टॉपिक याद है फोक्स, प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे। लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को टैप कीजिए। ऐसे ऐसे किस्से, ऐसे ऐसे लाइव, ऐसे ऐसे कहानियां ओलंपिक्स को लेकर हम sportslumo.com लेके आ रहे हैं। sportslumo.com इसके अलावा 50 ग्रेटेस्ट जो ओलंपिक मोमेंट्स है भारत के इतिहास में, वो भी सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं। तो टैब बेल आइकन को टैप कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और फिर देख लीजिए मजा, ओलंपिक्स का जादू स्पोर्ट्स लूमो में। आज हम बात करते हैं पॉलिटिक्स, युद्ध ओलंपिक्स में। हम सीधा बात करते हैं 1904 सेंट लुई ओलंपिक्स में। ये ओलंपिक्स सेंट लुइस जैसे छोटे शहर यूएस में क्यों रखा गया था, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। सेंट लुइस 1904 के वक्त आप लोगों को याद होगा कि जापान और रशिया के बीच युद्ध चल रहे थे। ये युद्ध कहीं यूरोप और एशिया में ना फैले, इसलिए इन लोगों ने अमेरिका में उसको रख दिया सेंट लुइस में। काफी सक्सेसफुल गेम्स थे, लेकिन नेशंस भी काफी कम थे, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत छा रहा था पूरे दुनिया में, इसलिए नेशंस बहुत ही कम थे। अफ्रीका और एशिया से, ज्यादातर यूरोप और अमेरिका से आए हुए थे। अब आप महामारी की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि टोक्यो 2020 के टाइम पे कोरोना वायरस की महामारी छाई हुई है। लेकिन 1920 से लेके 1924 तक स्पेनिश फ्लू की महामारी चल रही थी। आजकल हम लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं कि पिछले 100 साल पहले, कोरोना वायरस से पहले स्पेनिश फ्लू का महामारी चल रहा था। लेकिन उस टाइम में भी
ओलंपिक्स में कोई बदलाव नहीं आया था। सोशल डिस्टेंसिंग तब 1924 में भी बना हुआ था ब्रसल्स में। 1920 1924 में सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना उस वक्त भी था। गौतम गर्ग जी कह रहे हैं हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन मीराबाई चानू, ऑल्सो ग्रेट गेम प्लेड बाय द वुमेन टीटी टीम। हाँ, मीराबाई चानू तो आज इतिहास रचा दिया है। 21 साल बाद कर्णम मलेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक्स के बाद वेट लिफ्टिंग में हमें पहला पदक मिला है, भले ही वो सिल्वर हो, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। विमेन्स टीटी गेम में हाँ जी, मनिका बत्रा, सुतीर्था मुखर्जी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ये सिर्फ शुरुआत है। असल में जब कोरिया और चाइना और जापान जब इंडिया का सामना होगा तब इनका असली मुकाबला शुरू हो जाएगा। कोर ओ वार कह रहे हैं सर आई रिमेंबर लंदन 1948 व्हेन जापान एंड जर्मनी गॉट बैंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। हाँ, ये किस्से को लेकर मैं बाद में आता हूं। इसमें हमने 1920 और 24 में महामारी के दौर पर ओलंपिक्स रखा था। 1928 में इंडिया के रिलेटेड अगर हम देखें, इन लोगों ने ओलंपिक्स के वक्त इंडिया का पहला स्वर्ण पदक जो था वो मिलने वाला नहीं था। क्यों? 1932 की भी बात मैं कर रहा हूं। लेट मी टॉक अबाउट 1932 फर्स्ट। आप जानते हो कि 1929 में पूरे दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन छाया हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन के वक्त सारे इकोनॉमी तबाह हो गई थी पूरे विश्व में, लेकिन इंडिया भी इसमें अफेक्टेड नहीं था। बहुत ज्यादा तरीके से इंडिया में ग्रेट डिप्रेशन की महामारी चली। हालात इतने बिगड़ गए थे कि इंडिया का जो टीम था जो 1928 एम्स्टरडेम ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता हॉकी में, ये लोग लॉस एंजलिस के लिए नहीं जाने वाले थे। सिर्फ 37 नेशंस जा पाए थे लॉस एंजलिस 1932, लेकिन 1932 तब भी गए थे जब यूएस में भी भयंकर मंदी चल रही थी। लेकिन इंडिया के राजघरानों ने, गवर्नर्स ने काफी फाइनेंशियल सपोर्ट किया और इसके वजह से इंडिया का जो हॉकी टीम है उनको चांस मिला 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में। और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस था, 24-1 अमेरिका को हराना। सिर्फ 3 नेशंस थे, यानी कि ब्रॉन्ज, कांस्य, रजत और स्वर्ण तीनों एश्योर्ड थे, लेकिन इंडिया ने इतना डोमिनेंट परफॉर्मेंस किया 24-1 अमेरिका को हराकर कि भाई ध्यानचंद ने 13 गोल मारे थे। दैट वाज सिंपली ब्रिलियंट। अगर हम लोग असली पॉलिटिकल या फिर युद्ध वाले सिचुएशन में आ जाते हैं ओलंपिक्स को लेकर, तो वो था 1936 का बर्लिन ओलंपिक्स। आप जानते हैं कि बर्लिन में उस वक्त शासन चल रहा था नाजी जर्मनी का। एडोल्फ हिटलर, फ्यूरर was the ultimate लीडर, सुप्रीम लीडर थे वो। हिटलर का आर्यन फिलॉसफी का जो ये था कि आर्यंस जो थे सबसे सुपीरियर थे, वो इस ओलंपिक्स में प्रदर्शित करने वाले थे। गौतम गर्ग पूछ रहे हैं कि सौरभ चौधरी का क्या एक्सपेक्ट है। मैं सौरभ चौधरी का मैं बाद में आता हूं, पहले ये लेट मी जस्ट फिल इन ऑन ऑल द जियोपॉलिटिकल इवेंट्स कि क्या क्या हुआ है। एडोल्फ हिटलर का नाजिज्म एंड उनका आर्यन फिलॉसफी पूरे विश्व के सामने दिखाने वाले थे 1936 बर्लिन में, लेकिन 2 इंडिविजुअल्स ने उनके आर्यन सुप्रीमेसी का मिथ को तबाह कर दिया। अमेरिका का जो एथलीट है जेसी ओवेंस, उन्होंने एथलेटिक्स में डोमिनेट किया। गौर करने वाली बात यह है कि जेसी ओवेंस थे ब्लैक अमेरिकन, सो दैट डिस्ट्रॉयड द आर्यन मिथ टोटली। दूसरे एक भारतीय थे। हिटलर उनसे इतना प्रभावित हो गए थे कि वो उनको सिटीजनशिप ऑफर करने वाले थे। वो थे ध्यानचंद। ध्यानचंद का जो सुप्रीम हॉकी स्किल्स था, जर्मनी को इतना उन्होंने मनमोह कर लिया था कि जब उन्होंने फाइनल जीता था, इंडियन टीम सेलिब्रेट कर रही थी अपने होटल में बर्लिन में। सुबह सुबह ध्यानचंद के रूम में एक नोट आता है। वो कहता है आपको हिटलर ने बुलाया है। ध्यानचंद डर गए। हिटलर के एक रेपुटेशन था कि जो भी उसके
राइवल्स थे, जो भी उनके पॉलिटिकल दुश्मन हो या कल्चरल दुश्मन हो, उनको गोली मार देते थे। कहीं ध्यानचंद के साथ ऐसा ना हो रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हिटलर उनको देखकर मुस्कुराए और कंग्रेचुलेट किए, और इतने उनसे प्रभावित हुए कि हिटलर ने कहा, तुम जर्मनी शिफ्ट हो जाओ, हम तुम्हें नाजी पार्टी और फिर आर्मी में, वेस्टमार्क आर्मी जो था, नाजी आर्मी था, उनको, उनमें आप शामिल हो जाइए और एक अच्छे पोजीशन पे शामिल हो जाइए। लेकिन ध्यानचंद बोले कि नहीं सर, इस टाइम पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते, मेरा अलाइजेंस इंडिया के साथ है। हिटलर समझ गए और फिर ध्यानचंद वापस आ गए। दूसरे विश्व युद्ध के कारण 1940 और 1944 में नहीं हुआ था। अब हम आते हैं कोआरो वॉर के क्वेश्चन पर कि यस, आप बिल्कुल सही हो। लंदन 1948 में जापान और जर्मनी को बैन किया गया था क्योंकि उन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 में पूरे दुनिया में तबाही मचाई हुई थी। आप ये भी हैरान हुए होंगे कि जो लंदन का वो अंडरग्राउंड बनाया गया था ओलंपिक्स के लिए, उस वक्त कहा जाता है रिपोर्ट्स पर, ये कितना जेन्युइन है मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि द अंडरग्राउंड स्टेशन जो लंदन में बना हुआ था, वेर ऑल मेड बाय प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जर्मन और जर्मन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। क्या आपको ये कहानी पता थी? sportslumo.com यही कहानी हम लोग बता रहे हैं थ्रू अवर वेबसाइट, आर्टिकल्स एंड ऑन अवर चैनल 50 ग्रेटेस्ट ओलंपिक मोमेंट्स। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर आपको ये सब कहानियां पता चल जाएगा। लक्ष्य भानोट कह रहे हैं कि ध्यानचंद स्टिल द गोट। एब्सोल्युटली। अभिनव बिंद्रा के बाद अगर इंडिया में कोई प्रभावशाली एथलीट रहा है जिन्होंने इंडिया को एकदम चकाचौंध कर दिया, वो है ध्यानचंद। और उनका एक, अगर मैं बोलूं टू गिव क्रेडिट, उनके भाई रूप सिंह। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ध्यानचंद, जिन्होंने हॉकी और ओलंपिक्स में हमें इतना सम्मान दिया, भारत के सरकार ने आज तक उनको एक भारत रत्न नहीं दिया। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज कॉल्ड आफ्टर ध्यानचंद। क्या बस वही काफी है? नहीं। ध्यानचंद ओरिजिनल भारत रत्न है और रहेंगे। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इतना जबरदस्त है। 1952 में थोड़ा बहुत कोल्ड वॉर का टेंशन चल रहा था फोक्स, लेकिन खून खराबा और जो भी है, ये आया 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स में। ये मैं खून खराबा, मैं ऐसा एग्जैजरेट करके नहीं कह रहा हूं फोक्स, ये वाकई में हुआ था। आप जानते हो कि 1956 का जो 1956 का जो वो साल था, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही ज्यादा टेंस था। हद से ज्यादा युद्ध चल रहे थे। 1956 में सुएज कैनाल का क्राइसिस हुआ था। इजराइल और अरब देशों के बीच घमासान युद्ध चला। इसीलिए जब इजराइल ने पार्टिसिपेट किया तो अरब देशों ने बॉयकॉट कर दिया। यह थी कहानी की एक पार्ट। लेकिन कहानी का दूसरा पार्ट था जब हंगरी और सोवियत यूनियन के बीच वाटर पोलो में मैच हो रहा था। इन दो देशों के बीच तनाव हद से ज्यादा थे। 1956 में सोवियत ट्रूप्स ने हंगरी पर हमला बोल दिया, हंगरी पे कब्जा कर लिया, क्योंकि हंगरी चाह रहे थे आजादी और वो चाह रहे थे वॉर्सो पैक्ट से दूर होना। लेकिन काफी भयानक हमला किया सोवियत यूनियन ने हंगरी पर। यह सब मेलबर्न में भी हुआ। सोवियत यूनियन और हंगरी के बीच एक वाटर पोलो का मैच चल रहा था। हंगरी और सोवियत प्लेयर्स के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। दो रशियन खिलाड़ियों के माथे से और आंखों से खून बहने लगा। पूल में भी वो खून फैला। इसीलिए इस मैच को कहा जाता है ब्लड इन द वाटर मैच। 1956 हंगरी और सोवियत यूनियन का जो तनाव था वो एकदम देखने लायक नहीं था। हंगरी में जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड थे मेलबर्न में, ज्यादातर हंगरी से थे। उन लोगों ने सोवियत यूनियन के प्लेयर्सों का जीना दुश्वार कर दिया था। इसीलिए जब वो सब खत्म हुआ
ये ओलंपिक्स के इतिहास में सबसे खूंखार और सबसे एग्रेसिव मैच था ये। जहां खून बहता है वहां तो एग्रेशन होता ही होता है। मैंने कहानी में बताया था 1956 में कि इजराइल का क्या हो गया था। 16 साल बाद एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटी और उन्होंने ओलंपिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ऐसा जोड़ लिया कि उस टाइम से लेके अब तक पॉलिटिक्स ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। हम बात कर रहे हैं 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स से पहले इजरायली एथलीट्स जो थे, यहूदी एथलीट्स जो भी थे, वो ओलंपिक विलेज में प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे। लेकिन कुछ आतंकवादी संगठन ने इजरायली एथलीट्स पे उनको हॉस्टेज बना लिया, बंदी बना लिया था ओलंपिक्स विलेज में। जर्मनी के वेस्ट जर्मनी में, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब जर्मनी में बंटवारा हुआ था, पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। पश्चिम जर्मनी के जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, उन लोगों ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया, लेकिन वो नाकामयाब हुआ। 11 इजरायली एथलीट्स मारे गए पैलेस्टीनियन आतंकवादियों के हाथ। एक इंटरनेशनल मैनहंट शुरू कर दिया इजराइल और मोसाद ने। तब जाके 5-10 साल बाद इसका कुछ एक सॉल्यूशन मिला। लेकिन 1972 के आतंकवादी हमले ने सब कुछ बदल दिया। पॉलिटिक्स और ओलंपिक्स अब एक साथ जुड़ गए। लोग कहते थे उस वक्त, अरे पॉलिटिक्स को दूर रखो, स्पोर्ट पे ध्यान दो। 1972 म्यूनिक ने सब तबाह कर दिया, खत्म कर दिया है सब। पॉलिटिक्स इंटरनेशनल वाला इस बार बहुत ज्यादा छाने वाला था 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में। इससे पहले मॉन्ट्रियल 1976 से पहले न्यूजीलैंड इसके वजह से जिम्मेदार थी। ये जो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, यकीन करो या ना करो, 1976 से जो कंट्रोवर्सी था वो न्यूजीलैंड की वजह से हुआ। एक साल पहले न्यूजीलैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका टूर किया था। ग्लेन ईगल्स एग्रीमेंट के बलबूते पर 1970 से लेके साउथ अफ्रीका का पार्टिसिपेशन जो था वो बैंड था हर स्पोर्टिंग एरिना में, चाहे वो क्रिकेट हो, ओलंपिक्स हो या मेजर इवेंट्स हो। रग्बी में अभी भी कर रहे थे, लेकिन सिर्फ न्यूजीलैंड खेल रहे थे। न्यूजीलैंड ने खेला रग्बी सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। वो विजिट किए थे साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड देन वेंट टू द ओलंपिक्स। न्यूजीलैंड का पार्टिसिपेशन ने अफ्रीकन नेशंस को बहुत नाराजगी थी। जब न्यूजीलैंड पार्टिसिपेट किया तो अफ्रीकन नेशंस ने बॉयकॉट कर दिया। मॉन्ट्रियल 1976 में बॉयकॉट का यह पहला सिलसिला था। एक कहते हैं ना, एक ट्रिलॉजी, ये ट्रिलॉजी का पहला हिस्सा था। दूसरा पार्ट 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स में था। तब नेटो और पश्चिमी देशों ने मॉस्को में जो ओलंपिक्स हो रहा था उनको बॉयकॉट कर दिया। क्यों बॉयकॉट किया था? क्योंकि सोवियत यूनियन ने 1979 में अफगानिस्तान को इन्वेड किया था। अफगानिस्तान का जो हमला और वो इन्वेजन था, उसके वजह से बाकी पश्चिमी नेशंस ने बोल दिया हम लोग इस ओलंपिक्स में नहीं खेल रहे हैं। 1980 बहुत ही 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक्स है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया हॉकी ने लास्ट टाइम अपना ओलंपिक मेडल जीता था। दैट वाज द लास्ट टाइम। ट्रिलॉजी का तीसरा और आखिरी पार्ट जो है वो हुआ 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में। पश्चिमी देशों ने बॉयकॉट कर लिया था, ठीक है। अब क्या रशिया और वॉर्सो पैक्ट नेशन चुप बैठेंगे? उन्होंने कहा कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं लॉस एंजलिस ओलंपिक्स को। कोल्ड वॉर में आपको याद होगा कि बहुत से देशों में सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच बढ़ गए थे। ओलंपिक्स भी कुछ अलग नहीं था। अगर अमेरिका और पश्चिमी नेशंस बॉयकॉट करेंगे तो सोवियत यूनियन और वॉर्सो पैक्ट नेशंस बॉयकॉट करते। 1988 में 1988 सोल में ज्यादा कुछ हुआ नहीं। हालांकि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच तनाव थे, लेकिन ज्यादा वो इंपैक्ट नहीं किया था। 92 बार्सिलोना काफी अच्छा था, ज्यादा कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स नहीं हुए थे।
1996 में एटलांटा ओलंपिक्स के बीचों बीच बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। सेंटेनरी पार्क में एक टेररिस्ट अटैक हुआ, शूटिंग हुआ था, 2 लोग मरे भी उसमें, पाइप बॉम्ब मिला था। ये एक कोऑर्डिनेटेड बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हो सकता था, लेकिन गनीमत है कि बहुत लोग नहीं मरे उसमें। सेंटेनरी पार्क अटलांटा में ये हादसा हुआ था, लेकिन ओलंपिक्स में ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ था। 2000 भी सिडनी में बढ़िया चला था। 2004 इसमें ये नहीं था, पॉलिटिक्स नहीं था, राजनीति नहीं था, लेकिन अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 108 साल बाद ओलंपिक्स आ गई ग्रीस में फिर से, एथेंस। 1896 में एथेंस में हुआ था, 2004 में एथेंस में वापस आ गया। गेम्स बहुत बढ़िया चले थे फोक्स, बढ़िया था, लेकिन गेम्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के चक्कर में ग्रीस इतना कर्ज में आ गया कि उसके बाद इन लोगों का इकोनॉमी अगले 1 दशक तक रिकवर नहीं कर पाया। इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो मॉन्ट्रियल, जिन्होंने 1976 के गेम्स होस्ट किए थे, 30 साल तक कर्ज में थे। 30 साल। Midnight Homie saying, sir, 90 the Mexico shooting happened and the protests followed after it. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 1968 ओलंपिक्स में शूटिंग ऐसा नहीं हुआ था। देयर वॉज एन इश्यू ऑफ रेस राइट्स इन द यूएस। जब सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहे थे यूएस में, तब 2 अमेरिकन एथलीट्स रेस द ब्लैक फिस्ट। दे रेस द ब्लैक फिस्ट। वी डिमांड इंडिपेंडेंस, वी डिमांड इक्वल राइट्स। आप ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर का ये देख रहे हो, टेकिंग द नी एंड टेकिंग एवरीथिंग, ये उस टाइम से स्टार्ट हुआ। 1968 अगर आपको शूटिंग की बात करें मिडनाइट, ये जो हुआ था जब मैल्कम एक्स को गोली मार दी गई थी, मार्टिन लूथर किंग को भी गोली मार दी गई थी, तब वहां पर रेस राइट्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था अमेरिका में। लेकिन ओलंपिक्स में कोई शूटिंग, बाहर प्रोटेस्ट हुए होंगे, शूटिंग हुआ था, बट द गेम्स कैरिड ऑन। बट द ब्रॉडर बैकड्रॉप जो था वो अमेरिकन सिविल सोसाइटी में रेस राइट्स का इश्यू एंड इक्वल राइट्स का इश्यू। गुड पॉइंट रेस दो, वेरी गुड पॉइंट। थैंक यू, कांग्रेट्स टू टीम इंडिया फॉर सिल्वर मेडल ऑन डे 1। यस, थैंक यू गौरव, थैंक यू वेरी मच। यस, मैं कोशिश करता हूं, आई ट्राई दैट आई describe every Olympics in fact, but I will get back to more. If you have any other interesting questions or trivia, do ping, हम आपको highlight कर देंगे and I'll even answer them. But 1968, 1972, 1976, 1980 और 1984 और 96 और 2004 के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा डेवलप हुआ 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में। टोक्यो के बाद बीजिंग सेकंड एशियन नेशन बनने वाली थी जो ओलंपिक्स को होस्ट करने वाली थी। बीजिंग वाज द सेकंड एशियन सिटी। लेकिन बीजिंग ओलंपिक्स के शुरू होने से पहले जहां जहां टॉर्च रन जाता था, वहां पर प्रो टिबेट के प्रोटेस्ट काफी हद तक आ गए। हर शहर में, हर कंट्री में जहां भी वो जाते थे, प्रो टिबेट के प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे थे। इंग्लैंड में जब लंदन के स्ट्रीट्स में एक पर्टिकुलर न्यूज प्रेजेंटर कॉनी हक वो लेके जा रही थी टॉर्च को, तो एक प्रो टिबेट एक्टिविस्ट ने उसे छीनने की कोशिश की थी और अटैक भी किया था, लेकिन कॉनी हक बच गई। ये इंसिडेंट मुझे इसीलिए याद है क्योंकि हम थे वहां पर तब, और हमने देखा था कि ये हुआ था। और बहुत ही मतलब उस वक्त पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड थी इंग्लैंड में कि क्या ये सही है, क्या पॉलिटिक्स को इंटरफेयर करना चाहिए विद स्पोर्ट्स। तिब्बत के लिए एक अलग ही एक किस्सा था, लेकिन चाइना के लिए एक अलग ही एक किस्सा था, बिकॉज बहुत नेशंस चाइना से इकोनॉमिकली डिपेंडेंट थे। सो दिस इज द प्रॉब्लम। आइडियोलॉजी, पैसा, मनी, ये सब कंबाइन करके प्रो टिबेट प्रोटेस्ट को दबाया गया। चाइना ने अच्छे से ओलंपिक्स होस्ट किया। उस ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने इंडिया के इतिहास में सबसे पहला गोल्ड, इंडिविजुअल गोल्ड जीत लिया था।
10 मीटर एयर राइफल। आज वो दिन हो सकता था अगर अपूर्वी चंडेल और एलेवेनिल वल्लरीवन कर सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट डू इट। यस, डे वन ऑफ ओलंपिक्स 2021 में हमने देखा कि मीराबाई चानू, साइखोव मीराबाई चानू जीत गई सिल्वर। 5 साल में बहुत कुछ बदला है फोक्स, 5 साल में बहुत बदला मीराबाई के लाइफ में। 2016 के रियो में ये एक भी वेट लिफ्ट ठीक से नहीं कर पाई थी, एक भी नहीं। शी कुडंट इवन फिनिश द इवेंट। तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया। लेकिन धीरे धीरे 2017 से लेके 2019 तक काफी हद तक उन्होंने परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया किया था। इसीलिए नेवर गिव अप होप। मीराबाई ने होप गिव अप ही नहीं किया, मीराबाई चानू ने। दैट इज व्हाई शी बिकेम वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। आज सारा देश, आज मणिपुर की साइखोव मीराबाई चानू का नाम गूंज रही है सारे देश में। मैरी कॉम के बाद सबसे बड़ा इंपैक्ट आया है फ्रॉम साइखोव मीराबाई चानू। इससे पहले भी बहुत से मणिपुर से एथलीट्स ने अपना हुनर दिखाया था, बट दे कुड नॉट डू इट। बात कर रहे हैं अब 2016 के वक्त, इससे पिछले का ओलंपिक्स। ब्राजील में बहुत मंदी छाई हुई थी, बहुत ज्यादा इन लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा था। दिल्मा रूसेफ भी प्रेशर में थी, वहां की प्रेसिडेंट। कैसे हम मैनेज करें? प्रोटेस्ट चल रहे थे, इकोनॉमी में भी बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे, हद से ज्यादा लोग परेशान हो गए थे। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुआ उस वक्त। 2011 से लेकर 2015 तक अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में काफी ग्रे युद्ध चल रहे थे। सीरिया में आइसिस और गवर्नमेंट के बीच युद्ध चल रहा था, अफ्रीका में भी आइसिस और गवर्नमेंट के बीच युद्ध चल रहा था। बहुत सारे रेफ्यूजीज बन गए थे जिनके पास कोई देश नहीं था। ओलंपिक्स में इनको एक बहुत ही बढ़िया मौका मिला। ओलंपिक रेफ्यूजी टीम बनी, और जब उनका वो देखा था ORC, ओलंपिक रेफ्यूजी टीम, उनका एक झंडा था, व्हाइट झंडा। दैट वाज द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ रियो 2016। पॉलिटिक्स थे, प्रोटेस्ट थे, बट एट द एंड ऑफ द डे ओलंपिक रेफ्यूजी टीम ने बता दिया कि देखो क्या हो रहा है तुम्हारी दुनिया में, कैसा चल रहा है। ओलंपिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं फोक्स। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स भी कुछ बढ़िया नहीं, इंटरनेशनल इवेंट्स तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन हाँ, कोरोना वायरस का महामारी चल रहा था। जापान में रेट ऑफ वैक्सीनेशन बहुत कम है। आज भी 3000 4000 केसेस पूरे जापान में रोज 24 घंटे आ रहे हैं। इट इज नॉट अ गुड टाइम इन जापान। इसीलिए कोई भी स्पेक्टेटर्स नहीं है। बायो बबल और क्वारंटाइन जो है बहुत स्ट्रिक्ट है। मीडिया को भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, इसीलिए थोड़ा बहुत मुश्किल है ये। लेकिन कोरोना वायरस और जापान के वैक्सीनेशन रेट्स उतने कम क्यों है? क्योंकि जापान तो चाइना से काफी नजदीक है, एपिसेंटर बन सकता था वुहान के बाद। लेकिन जापानी सभ्यता में जब भी कोई एक नई टीकाकरण हुई है, जब भी कोई नया टीका आया बीमारियों के लिए, तब उनके लिए बहुत हानिकारक हुआ है। जब डिप्थेरिया का टीका स्टार्ट हुआ था, तब कुछ बच्चे मर गए। और भी कई ऐसे बीमारियों का टीकाकरण हुआ था, लेकिन वो तब भी मरे। ये थी एक कहानी। ये है असलियत में जो टीकाकरण का जो जापान में एक सिचुएशन रहा है। लेकिन आज ओलंपिक्स चल रही है, बढ़िया चल रही है। पहला दिन बहुत अच्छा चला है, इंडिया के लिए पहला सिल्वर मेडल मिला है। सो शूटिंग ने डिसअपॉइंट कर दिया, बहुत ज्यादा शूटिंग ने डिसअपॉइंट कर दिया। 4 शूटर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेडल जीते, कोई भी नहीं जीता। सो कहने के लिए तो बस इतना ही है कि जो लोग कहते हैं पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखो, ये अलग नहीं हो सकते हैं।
क्रिकेट में भी हमने देखा था। पॉलिटिक्स अलग रखो यार, स्पोर्ट खेलो। लेकिन अगर आप ये फिलॉसफी रखते तो शायद साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में जो अपार्थाइड का सिस्टम था वो शायद कोलैप्स नहीं होता। क्रिकेट का जो आइसोलेशन, स्पोर्ट्स का जो आइसोलेशन काफी हद तक अपार्थाइड को गिराने में मदद किया था। सो यू कैन नॉट सेपरेट स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स। 72 का जो घटना हुआ म्यूनिक में, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है। 68 में जो सल्यूट था वो दिखाया कि हमें भी चाहिए आजादी, हमें भी चाहिए इक्वालिटी। 56 में बताया गया था कि एक देश के ऊपर वार करने से कितना खूंखार होते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए। इस एपिसोड के मैं यही समाप्त करता हूं फोक्स। जिन लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आशा करता हूं कि ये जो भी था इंफॉर्मेटिव था आपके आगे के ओलंपिक्स के नॉलेज के लिए, क्योंकि ओलंपिक्स तो बहुत बड़ा स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल है फोक्स। sportslumo.com में आप फॉलो कीजिए, वेबसाइट में स्टोरीज को फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को टैप कीजिएगा। ऐसे किस्से, ऐसे स्टोरीज आपको स्पोर्ट्स लूमो से ही मिलेगा। हम लोग एक स्पेशल सीरीज भी बना रहे हैं, 50 ग्रेटेस्ट ओलंपिक मोमेंट्स फॉर इंडिया। ये हम बना रहे हैं ताकि आप हर इसमें आपको मिल जाएगा इंडिया के एथलीट्स के अननोन फैक्ट्स, अननोन इवेंट्स, और हो सके तो कैसे इन लोगों ने संघर्ष करके जीत लिया था। थैंक यू शिवराजन फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पीपल ज्वाइन करने के लिए। हम वापस आ जाएंगे स्पोर्ट्स लूमो लाइव से। आने वाले दिनों हम काफी इंफॉर्मेशन देंगे कि क्या क्या इवेंट्स हुआ है। अगले एपिसोड में हम आपको बता देंगे कि ऐसा एक रूल है जिसके वजह से इंडिया को 3 मेडल मिल गए थे। वो रूल कौन सा है? स्पोर्ट्स लूमो के साथ आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।